नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में अगर आपको इक्विटी और डेट में एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए तो आपको निवेश के हाइब्रिड मॉडल पर निवेश करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस एडवांटेज निवेश। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पिछले अगर एक साल की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम निवेश बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में ही आया है। इसकी खासियत के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हमारे साथ हैं। प्रबलीन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु की आज के इस खास पेशकश में। और जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे कि अगर हम म्यूचुअल फंड के निवेश की बात करें तो बाजार के उतार चढ़ाव के साथ अलग अलग स्कीम्स या अलग अलग कैटेगरीज में हम काफी ज्यादा अंतर देखते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट कितना बढ़ा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या लोगों ने कितना निवेश किया। और वैसी ये कैटेगरी बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी भी हमने देखी है। कुछ पहले आंकड़े दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे कि हम बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की चर्चा आज क्यों कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड निवेश की बात करें, जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का, उसमें हमने देखा जो निवेश रहा है, ये करोड़ में फिगर्स हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में 75,950 करोड़ रुपए का निवेश आया है, इनफ्लो जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद इंडेक्स फंड, हालांकि ये किसी प्रायोरिटी में नहीं है पर अलग कैटेगरीज हम आपको बता रहे हैं। इंडेक्स फंड में 49,868 का, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने देखा 69,000 का लगभग करोड़ का निवेश आया। मल्टी कैप कैटेगरी में हमने देखा ये जो इनफ्लो रहा वो था लगभग 31,000 करोड़ रुपए का। सेक्टोरल थीमेटिक में इनफैक्ट बैलेंस एडवांटेज के बाद हमने देखा लगभग 63,000 करोड़ का निवेश हमें देखने को मिला मार्च 2022 तक के डेटा में। फिर फोकस, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में लगभग 30 से 40,000 करोड़ रुपए तक का इनफ्लो हमने देखा है। Having said that, प्रबलीन, बैलेंस एडवांटेज फंड, और हमने पिछले एक साल में भी देखा है बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, तो क्या इस डेटा से हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड पिछले एक साल में खास तौर पर, क्योंकि हमने डेटा दिखाया, निवेशकों की पसंद बना है? नमस्कार स्वाति, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपने शेयर किया एंड आई थिंक ये मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जब हमने मार्च 2020 में जो गिरावट देखी उसके बाद मार्केट्स इतनी रफ्तार से भागी हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ बीच में कई बार हिकअप्स आए हैं, मार्केट्स में नीचे गिरी हैं, फिर थोड़ी उठी हैं और पिछले 4-6 महीने में भी हमने देखा है दैट मार्केट्स हैव बीन वेरी वॉलेटाइल। आई थिंक इस दौरान इन्वेस्टर्स के लिए डिफिकल्ट रहा है कि वो अपने आप को कैसे पोजीशन करें। कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट्स इतनी रफ्तार से भाग रही हैं तो हम कहाँ पैसा डालें। वो इस चीज का अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं कि जब मार्केट गिरती है तब वो पैसा डाल पाएं, जो कई बार एट इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेवल डिफिकल्ट हो जाता है। और आई थिंक इन कुछ प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के जरिए इन्वेस्टर्स को मिलता है एंड आई थिंक तभी हमने इस कैटेगरी में काफी ह्यूज इनफ्लोज देखे हैं। थोड़ा वोलेटिलिटी को अच्छे से ये जो कैटेगरी है वो मैनेज कर लेती है और जो इसकी एक बेसिक इनहेरेंट नेचर है कि ये इक्विटी एंड डेट के बीच में शफल करके मार्केट अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने की कोशिश करती है। आई थिंक उस चीज की वजह से बहुत इंटरेस्ट आया है इस कैटेगरी में एंड हमने इन नंबर्स को आई थिंक वही ये चीजें जो पॉइंट्स हैं वो जस्टिफाई करती हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर हम बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी में स्कीम्स की बात करें प्रबलीन, हर एक स्कीम पर बात करना मुमकिन नहीं है, पर एक डेटा जरूर हम दर्शकों के सामने रखेंगे। जो पिछले हमने 1 और 3 साल का डेटा लिया है फिलहाल, आपको बता दें, और वही जो डेटा है वो दर्शकों को भी देखने को मिलेगा 22 अप्रैल 2022 तक के प्रीवियस रिटर्न तक की तारीख तक के। तो ये जो तमाम स्कीम्स है जिसमें HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, ICICI अप्रूव का बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, एडलवाइज का बैफ है, बैलेंस एडवांटेज फंड का शॉर्ट फॉर्म जिसे कहते हैं, ABSL का बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया हो गया, DSP हो गया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहते हैं बैलेंस एडवांटेज को, टाटा का बैलेंस एडवांटेज फंड है। तमाम ये जो फंड्स हैं उसमें 1 और 3 साल के प्रदर्शन में
जैसे एचडीएफसी का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा है 1 और 3 साल में, जो हमें पिछले रिटर्न्स के फिगर रहे हैं। उसके अलावा हमने आईसीआईसीआई प्रू के फिगर्स देखे हैं, अच्छे रहे हैं प्रदर्शन के मामले में, और एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड में भी एक अच्छा हमें प्रदर्शन देखने को मिला है। तो इन प्रदर्शन के लिहाज से हम क्या एक आउटकम निकाल सकते हैं? स्वाति, एक्चुअली ये कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी को अगर हम सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये अपने हिसाब से जैसी मार्केट मूवमेंट उनको फील होती है उस हिसाब से डेट और इक्विटी में ये शफल कर सकते हैं, कभी डेट में कभी इक्विटी में अपने हिसाब से अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। बट विद इन दिस होल कैटेगरी जितनी यहाँ पे स्कीम्स हैं, हर स्कीम की एक अपनी इन हाउस जो है एक स्ट्रैटेजी फॉलो होती है कि वो अपने फंड को कैसे पोजीशन करना चाहते हैं। सो डिफरेंट स्कीम्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो इन फंड्स ने चुनी है। जैसे अगर हम एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज को उठाएं तो क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो साल का जो रिटर्न है एक साल का आई थिंक अराउंड 28% के करीब है, विच इज मच मोर देन एनी ऑफ द स्कीम्स। एंड आई थिंक इसका जैसे एक बेसिक रीजन ये है दैट ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये ज्यादा एग्रेसिव बैलेंस्ड की तरह ऑपरेट करती है, यानी कि ये अपना इक्विटी पोर्टफोलियो का जो कंपोनेंट है, जो परसेंटेज एलोकेशन है, उसको बहुत ज्यादा नहीं घटाते हैं। हमने लास्ट इसको घटते हुए 57% पे ये नवंबर 2021 में थी। तो ये जो रीजंस है इसकी वजह से हर जो स्कीम है इस कैटेगरी में उसकी एक डिफरेंट पोजीशनिंग है। एचडीएफसी जो है जो बैलेंस्ड एडवांटेज है, इसको अगर हम पीछे जाए और मार्च 2020 में देखें तो हम ये देखेंगे कि इस स्कीम की गिरावट भी सबसे ज्यादा आई थी। उस टाइम पे अराउंड 30% गिरी थी, जबकि कुछ स्कीम्स तब 13, 15, 18% पे भी उनकी गिरावट थी क्योंकि उनका इक्विटी एलोकेशन कम था। तो विद इन दिस होल कैटेगरी हर पर्टिकुलर फंड हाउस की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, जिसके तरीके से वो अपनी स्कीम्स को मैनेज करते हैं, और उसी के बेसिस पे ऑफ कोर्स ये हमें रिटर्न्स के आंकड़े यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप डाइवर्जेंस अगर देखेंगे डिफरेंस जो है डिफरेंट स्कीम्स में, आई थिंक आपने ये टॉप 10 एयूएम के हिसाब से जो स्कीम्स ली हैं तो ये काफी आपको वेरिड दिख रही है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो हर स्कीम की यहाँ पे डिफरेंट है बेसिकली। स्वाति, आपने स्ट्रैटेजीज बोला क्योंकि हम बैलेंस एडवांटेज फंड में डिफरेंट मॉडल देखते हैं इक्विटी और डेट एलोकेशन का। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का आपने बोला थोड़ा सा अग्रेसिव उनका एक अप्रोच रहता है, और इनफैक्ट एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैं वो चाहती हूँ कि वो ग्राफिक्स एक बार फिर से चलाया जाए। उसमें अगर टॉप 10 स्कीम्स की बात करें, यहाँ पर हम मेरे ख्याल से एक नंबर वाइज बोल सकते हैं तो टॉप 5 में as per asset under management, HDFC balance advantage, ICICI Pru balance advantage, Kotak balance advantage, Edelweiss balance advantage fund, and then बाकी जो फंड्स आते हैं इसमें वो आते हैं। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट को अगर हम थोड़ा डिफाइन करें, जो ये नंबर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या इससे समझ में आता है कि ये जो स्कीम्स हैं या कैटेगरी में प्रदर्शन कैसा रहा है? जी स्वाति, क्योंकि अभी आपने स्ट्रैटेजी की भी बात की, तो जैसे हम नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, मैं साथ साथ थोड़ी सी फंड की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करती हूँ। सो अगर हम एचडीएफसी को उठाएं, क्योंकि इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है, सबसे मोटा फंड है, विद ऑलमोस्ट 40,000 मोर देन 40,000 करोड़ ऑफ एयूएम। 1994 में ये फंड स्टार्ट हुआ था, एंड एक्चुअली जो ये कैटेगरी है ये 2018 में जब सेबी ने रीकैटेगराइजेशन की तब ये डिफाइन हुई थी। एंड तब से स्वाति जो एटलीस्ट एचडीएफसी है वो अपने फंड को एग्रेसिव बैलेंस एडवांटेज की तरह ही चला रहा है, जहां पे ये अपना जो इक्विटी कंपोनेंट है उसको बहुत ज्यादा कभी भी नहीं गिराते हैं। और इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो कुछ क्राइटेरिया पे बेस्ड है, जैसे कि उनकी जो वैल्यूएशंस है कंपनीज की उसको ये नजर में रखते हैं। जो अर्निंग्स पोटेंशियल है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ बन जाता है एचडीएफसी का, एंड इंटरेस्ट रेट सिनारियो। मिस्टर प्रशांत जैन, जो आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फंड मैनेजर्स, वो इसको चलाते हैं। एंड इस फंड ने अपने जो पूरी मैनेजमेंट की है अपने इस ह्यूज एयूएम के, आई थिंक इट्स बीन फिनोमिनल, क्योंकि इसमें गिरावट हमने देखी मार्च 2020 में, क्योंकि इनका इक्विटी एलोकेशन तब भी करीबन 80% था। उसके बाद ये इसको 83% पे लेके गए, और 2021 में बल्कि लोगों ने घटाना शुरू किया विद लोज ऑफ 57% इन नवंबर 2021, और अभी ये स्वाति करीबन 66% इक्विटी एलोकेशन पे है।
बिकॉज मेरे ख्याल से जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो मार्केट कैप टू जीडीपी, ब्रॉडर अर्निंग्स पोटेंशियल और जो इंटरेस्ट रेट सिनारियो को नजर में रख के है वो है। और इस पोर्टफोलियो को जो इनके पोर्टफोलियो का एक्चुअली पीई है, जो कि पीई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम मानते हैं कि कैसे आप इक्विटी अपना एलोकेशन रखते हैं, वो सिर्फ 11 है इस पर्टिकुलर पूरे पोर्टफोलियो का। तो इट्स अ वेरी नाइसली मैनेज्ड फंड और अपने डेट कंपोनेंट को भी इनने बहुत अच्छा मैनेज किया है अब तक। इसके अलावा स्वाति हम एक दो और प्रॉब्ली, जैसे मैं एडेलवाइज की अगर बात करूं तो एडेलवाइज का फंड है, उन लोगों ने भी गिरावट को काफी रोका 2020 में। एंड उनका जो स्ट्रैटेजी रहता है वो ट्रेंड बेस्ड है। वो ये समझते हैं कि जब मार्केट्स ऊपर जा रही हो तो हमारा इक्विटी एलोकेशन बड़ा होना चाहिए और जब मार्केट्स नीचे आए तब इक्विटी एलोकेशन कम होना चाहिए। और उन लोगों ने भी अच्छे रिटर्न्स देखे। पर अगर हम 2020 की शुरुआत से आज तक के रिटर्न्स देखें जो पिछले 2 सवा 2 साल के बनते हैं, तो वहां पे एचडीएफसी, बिकॉज आई थिंक उन लोगों ने अपना इक्विटी कंपोनेंट काफी हाई रखा है, तो वहां हिट जरूर ली है। बट आई थिंक उनका जो स्टॉक पिकिंग है उसकी वजह से दे हैव बीन एबल टू मैनेज रिटर्न्स। एंड जो कंजर्वेटिव अप्रोचेस हैं वहां पे मैं बोलूंगी डीएसपी का फंड आ जाता है, ज्यादा कंजर्वेटिवली जो मैनेज होता है अपने पीई और पीबी स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे। एंड आईसीआईसीआई का फंड आ जाता है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच में आ जाते हैं विद इन बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। ओके, तो डीएसपी बैलेंस एडवांटेज और आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड थोड़ी कॉन्जर्वेटिव स्ट्रैटेजी आपने बोला एज कंपेयर टू जो हमने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और देन डीएसपी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में यहाँ पर चर्चा की। ये स्ट्रैटेजीज के बारे में चर्चा करना क्यों जरूरी है, मैं आपसे समझना यहाँ पर चाहती हूँ, क्योंकि ये जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर जो ये फंड बेस्ड होते हैं, ये जो अप्रोच ये फॉलो करते हैं, वो एक निवेशक के लिए जानने समझने क्यों जरूरी है, प्रवीण ये समझना मैं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बैलेंस एडवांटेज का ये होता है कि इसमें जो एक ह्यूमन इंटरवेंशन है या जो हमारा एक इमोशनल बायस होता है किसी एक फैसले को लेकर, एलोकेशन को लेकर, वो ऑलमोस्ट निल हो जाता है। तो मैं एलोकेशन और अप्रोच और स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेशक को क्या समझना जरूरी है। जी सॉरी, यहाँ पे आई थिंक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जैसे हमने बोला कि जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स हैं उनकी हर की अपनी स्ट्रैटेजी है। यानी कि इन्वेस्टर को सिर्फ ऊपर से रिटर्न्स नहीं देखने हैं, थोड़ा सा डीप डाइव करने की जरूरत है और सूटेबिलिटी देखनी है अपने हिसाब से कि उनको कौन सा फंड सूट करेगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी फंड्स हैं जो काफी टाइम से आप लगा लीजिए तो 30 to 40% इक्विटी एक्सपोजर होल्ड कर रहे हैं और जो बाकी अपना 65 तक वो अपनी इक्विटी एलोकेशन यूज कर पाए, उसके लिए वो आर्बिट्राज फंड्स को बेसिकली यूज करते हैं ताकि उनको टैक्सेशन इक्विटी के हिसाब से मिल जाए। पर जो एक कोर जो उनका इक्विटी पोर्टफोलियो है वो अराउंड 30 to 40% है। यानी कि यहाँ पे अगर एकदम से मार्केट भागना शुरू करती है तो जाहिर है वो फंड्स कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा मिस करेंगे। बट ये उन इन्वेस्टर्स के लिए स्वाति काफी अच्छा हो जाता है जहां पे डाउन साइड को उनको है कि उसकी प्रोटेक्शन हो जाए, यानी कि जब मार्केट गिरे तो उनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा नेगेटिव में ना देखें। तो आई थिंक जो हल्का सा देखना कि किस फंड की क्या स्ट्रैटेजी है ये बहुत जरूरी है ताकि इन्वेस्टर अपने लिए जो सही प्रोडक्ट है उसको चुन पाए। जैसे कि आईसीआईसीआई सपोज करिए अगर हम पिक करें तो यहाँ पे ये 4 चीजों के क्राइटेरिया पे अपनी इक्विटी एलोकेशन को चूज करते हैं और ये इस टाइम पे अराउंड 40% इक्विटी एलोकेशन पे बैठे हैं। वहीं जैसे मैंने बताया एचडीएफसी अराउंड 66% पे बैठा है, एडेलवाइस हो गया वो अराउंड 48% के एलोकेशन पे इस टाइम पे बैठा है। तो हर स्कीम की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, अपना एक कन्विक्शन होता है, अपना एक स्टाइल होता है स्वाति, और 2 लेवल्स पे ये अपनी इक्विटी आई थिंक एलोकेशंस को चुनते हैं। एक हो जाता है ब्रॉडर एसेट एलोकेशन कि हमने डेट और इक्विटी में इनका क्या डिवीजन है, 40-60 चलना है, 60-40 चलना है, 50-50 चलना है, वो एक ब्रॉडर एसेट एलोकेशन हो गया उस स्कीम का। एंड उसके बाद जो उनका विद इन दैट जो इक्विटी कंपोनेंट है उसमें उनकी क्या स्टॉक सिलेक्शन है स्वाति, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या पता आपने सिर्फ 40% इक्विटी एक्सपोजर लिया हो पर आपके जो कन्विक्शन जो आपकी जो स्टॉक पिक्स हैं वो ऐसे हों जिनमें हम कल को ज्यादा गिरावट देखें, जैसे टिपिकली ग्रोथ स्टॉक्स में होता है। तो
आपने वैल्यू ग्रोथ का कंपोनेंट वहां इक्विटी में लिया है, नहीं लिया है, या आप सिर्फ वैल्यू बेस्ड ले रहे हैं या ग्रोथ बेस्ड ले रहे हैं, तो आई थिंक इससे डीप डाइव करना थोड़ा सा इन पर्टिकुलर स्कीम्स में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मनी गुरु में अब हम दर्शकों के सवालों के जवाब देने वाले हैं और बेंगलुरु से धरनीश हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। धरनीश जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर हमसे सवाल जानना चाह रहे थे। ऑलरेडी आपकी कुछ एग्जिस्टिंग SIP 6,000 रुपए की है। थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमारे एक्सपर्ट को और बताइए। धरनीश, स्वागत है आपका शो में, बताइए क्या सवाल है आपका। क्वेश्चन तो डाल चुका हूँ, मतलब मैं अभी 25 इयर्स का हूँ, मैं अभी जस्ट MBBS कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी थोड़ा SIP से सेविंग करने को सोच रहा था। तो इधर उधर मतलब मेरा फ्रेंड पूछ के थोड़ा तो इन्वेस्ट 1 साल से SIP तो कर चुका हूँ। तो बट मैं व्हाट आई थिंक इज माय पोर्टफोलियो इज too many options are there. I just wanted to keep it as simple as it is. So I just wanted a good guidance from your people. Short and simple. Yes. ओके, 35 इयर्स में 4 करोड़ का जो आपका ये लक्ष्य है, ये कौन सी गोल प्लानिंग कर रहे हैं आप? रिटायरमेंट प्लानिंग? रिटायरमेंट और मतलब अराउंड 45-50 मुझे एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट करने का गोल है। तो इसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। रिटायरमेंट तो हॉस्पिटल स्टार्ट करना है। ओह, हाँ। ऑल राइट, वंडरफुल गोल। चलिए बताइए, 25 साल की उम्र में आगे हॉस्पिटल स्टार्ट करने की गोल प्लानिंग है धरनीश की। क्या सही इनका फाइनेंशियल प्लानिंग चल रही है? अच्छा, इनने शुरुआत ठीक की है स्वाति, पर जैसे इनने बताया आई थिंक इनके पास स्कीम्स काफी ज्यादा हैं। शायद 6 स्कीम्स में तो इनकी SIP जा रही है और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल जिसको बोलते हैं चखने भर का इनने इन्वेस्टमेंट 4 दूसरी स्कीम्स में भी किया है। पहली बात तो इनका जो गोल है, सो इन 35 इयर्स अगर हम 12% का रिटर्न लेके चले तो ये 6,000 के हिसाब से अबाउट 3.7 करोड़ जनरेट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वो गोल पूरा हो सकता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी शुरुआत करनी होगी हॉस्पिटल की तो काफी बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, और ये डेफिनेटली जो इन्होंने अमाउंट शायद अपने लिए सोचा है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड मुझे नहीं लगता है। तो मैं सलाह दूंगी कि उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड करें। अगर 10,000 तक अपना निवेश बढ़ा देंगे स्वाति, तो यही इन्वेस्टमेंट इनको करीबन 6.29 करोड़ जनरेट कर पाएगी 35 इयर्स में, सेम 12% रिटर्न पे। मेरी 2-3 यहाँ पे सलाह है। एक तो इनका जो पूरा पोर्टफोलियो अभी जो क्रिएट किया है उसमें काफी ओवरलैपिंग है। जैसे ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है और साथ ही टाटा का भी डिजिटल है, इन्हीं में आपस में 70% का पोर्टफोलियो ओवरलैप है। कैनरा ब्लू चिप और कैनरा टैक्स एडवांटेज, मेराए का जो टैक्स एडवांटेज है, इनमें अराउंड 65-69% का ओवरलैप आ रहा है। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्कीम्स को रिड्यूस करने की जरूरत है और ओवरलैप को चेक करने की जरूरत है। थीमेटिक फंड्स ऑलरेडी 2 हैं एंड ही इज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। आई थिंक बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। स्ट्रीमलाइन कर ले। देयर इज नो पैसिव फंड ऑल्सो। तो मैं सलाह दूंगी कि जो लार्ज कैप्स को कवर करने के लिए पैसिव स्ट्रैटेजी को यूज करें, एंड उसके अलावा थीमेटिक को शायद अवॉइड कर सकते हैं एट दिस स्टेज, एंड एक फ्लेक्सी कैप और एक मिड कैप के साथ अपनी शुरुआत करें। तो आई थिंक वो थोड़ा एलोकेशन उनका थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड भी होगा, बिकॉज 6,000 के हिसाब से 6 स्कीमें जा रही हैं, 500 रुपए जा रहा है किसी में, 1,000 आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इनको जरूरत है। एंड डाइवर्सिफिकेशन की जगह डुप्लीकेशन हो रहा है स्वाति। हाँ, तो आई थिंक ब्रॉडली नंबर ऑफ स्कीम्स को रिड्यूस करने की एंड पैसिव्स को जोड़ने की जरूरत है। धरनीश, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो लक्ष्य है बहुत ही नेक है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को पूरा कर लें और डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट जरूर जारी रखेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अरुण सेठी जी हैं नई दिल्ली से, एक और कॉलर। अरुण जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। आप अपने इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट आपकी वाइफ ने VRS लिया है, उनको कुछ रकम मिलने वाली है, उसके बारे में आप सवाल पूछना चाह रहे थे। थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे सर? हाँ, एक्चुअली शी विल बी गेटिंग अराउंड 50 to 60 lakhs। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बैंक्स में बहुत कम हो गए हैं, तो मैं चाह रहा था कि इन पैसों को किस तरह से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट किया जाए
ताकि 8 से 10% मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट रिटर्न जो है वो मिलना शुरू हो जाए। ओके, बेसिकली आपके निवेश से आपको रेगुलर इनकम चाहिए, जो कि आप इस अराउंड 50 to 60 लाख से लेना चाहते हैं कुछ समय में। बताइए प्रबलीन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहे अरुण जी की? जी, अगर अरुण जी आप अपनी वाइफ के पोर्टफोलियो के लिए रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज आपको ऑन अ मंथली बेसिस जनरेशन की जरूरत है, जो आप इनकम जनरेशन, तो 8 to 10% आई फील थोड़ा हायर साइड पे है। इसको आप थोड़ा सा प्लीज अराउंड 7.5% तक अपनी एक्सपेक्टेशंस को सेट कीजिए। अगर 60,000 रुपीज आप लगाते हैं एंड आपको 7.25% तक रिटर्न मिलता है, तो करीबन 36,000 का आप एक मंथली अमाउंट बहुत सेफ प्रोडक्ट्स के थ्रू भी जनरेट कर पाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं आपको सलाह दूंगी, एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 7.4% पे आपको क्वार्टरली पे आउट दे देगा, क्योंकि आपकी वाइफ अगर 60 की नहीं है पर वीआरएस लिया है तो भी वो एलिजिबल हो जाएंगी। 60 के होने पर प्रधानमंत्री वंदना व्यास योजना है, मैं जो इनकरेज करूंगी, उसमें एक और 15 लाख लगाया जा सकता है, यानी कि 15 लाख प्लस 15 लाख 30 लाख तो आप सीधा यही लगा सकते हैं। एंड आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, वो करीबन 7.15% का साल में 2 बार इंटरेस्ट पे आउट देते हैं। अगेन सेफ प्रोडक्ट है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में बढ़ते हैं तो उसके साथ ये भी बढ़ेंगे, और यहाँ पे ओवर अपर लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा पोर्शन रिस्क ले सकते हैं हल्का फुल्का, तो कॉर्पोरेट जो एफडीज हैं वहां पे आप डाल सकते हैं, जो थोड़ा सा हायर आपको रिटर्न दे सकती है, पर वहां थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ओके, फाइन। तो अरुण जी को प्रबलीन बता रही हैं कि आपका जो ये 50 या 60 लाख की जो रकम है, मैं समअप कर दूं प्रबलीन क्या कह रही हैं। 15 लाख जो है आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, 15 लाख प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और एफडी के मुकाबले क्या ऑप्शन सही हो सकता है प्रबलीन, आप फिर से हमारे साथ। और इनफैक्ट एसडब्ल्यूपी से भी ये एक अच्छी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर इक्विटी में एक्सपोजर लेना ये म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लेना चाहें तो। जी जी, स्वाति मैं ये बोल रही थी कि थोड़ा कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट्स देख सकते हैं, एसडब्ल्यूपी डेट फंड में कर सकते हैं, जिससे एक विड्रॉल अमाउंट अपना मंथली सेट कर ले, पर थोड़ा एक 5-10 लाख रुपए इक्विटी एलोकेशन में जरूर डालें, कल को इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करने के लिए 8 से 10 साल के व्यू के साथ। ओके, तो अरुण जी होपफुली आप अपना एक अच्छा सा प्लान लेआउट कर लेंगे, जो आपको एक मुश्त रकम निवेश करनी है अपने वाइफ के वीआरएस की रकम, और वो रेगुलर आय आपको अलग अलग आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से दे सकती है। एक सवाल ईमेल पर हमारे पास आया, इसको लेते हैं जल्दी से। दादरी से राकेश यादव प्रबलीन सवाल पूछ रहे हैं, 41 साल इनकी उम्र है, इनका लक्ष्य है बेसिकली अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी का। अभी फिलहाल बेटा इनका 14 साल का है, बेटी इनकी 7 साल की है। लक्ष्य है पढ़ाई और शादी जैसा बताया। बेटे के लिए 2 साल के बाद कोचिंग के लिए बेसिकली 5 लाख रुपए ने चाहिए, 4 साल के बाद 10 लाख चाहिए हायर एजुकेशन के लिए। बेटी के लिए 10 साल के बाद ये पढ़ाई के लिए चाहते हैं कि 20 लाख रुपए इनका फंड इकट्ठा हो जाए। साथ ही सुकन्या समृद्धि में भी निवेश कर रहे हैं, और उन्होंने वो पैसा बेटी की शादी के लिए रखा है। कुछ फंड्स हैं, मैं आपको बता दूं जल्दी से, और ये तमाम फंड्स में इनके 5,000 रुपए एसआईपी चल रही है, 10,000 रुपए की एसआईपी और इन्हें करनी है, जिस पर ये आपका सुझाव चाहते हैं। इनफैक्ट एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्होंने एक मुश्त 20,000 रुपए भी डाले हैं। कैसे फंड्स लग रहे हैं आपको इनके, और कितना इनका निवेश फंड जनरेट कर पाएगा? स्वाति यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट फटाफट से बताती हूँ। पहला तो जो इनका सुकन्या समृद्धि है, करीबन 22 लाख जनरेट कर देगा 2036 तक, जो आई थिंक इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। उसके अलावा जो इनकी डॉटर की एजुकेशन है, वहां पे अगर 10,000 की एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, तो इनका जो 20 लाख का अमाउंट है जो इनको चाहिए, वो जनरेट हो जाएगा, अगर हम 11% रिटर्न भी लेके चले। थोड़ी सी दिक्कत जो मुझे लग रही है वो ये है कि जो बेटे की कोचिंग के लिए अमाउंट चाहिए, वो कुछ मेंशन नहीं है कि अब तक कितना जमा हुआ है स्कीम्स में। वो एक अमाउंट है जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वो 2-3 साल में ही इनको चाहिए। और फिर जो इनके बच्चे की कॉलेज है, क्योंकि वो 14 साल का है और 4 साल में चाहिए होगा, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जो अभी इनकी स्कीम्स हैं, डॉटर के लिए 10,000 कंटिन्यू रखें, बट स्कीम्स के बीच में भी ओवरलैप हो रहा है करीबन 50% का कुछ,
तो मुझे लगता है जो बेटे के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, जो 4 साल दूर है, वो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी वहां उठा सकते हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी उसी में कर ले एंड फिर एक 20,000 का एलोकेशन फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स अपने बेटे के लिए करें। बट आई थिंक जो कोचिंग का अमाउंट है वो अपने से इनको जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इनके पास है उसमें से यूटिलाइज करना पड़ेगा। स्वाति बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, होपफुली आपने हमारा शो देखा होगा, अभी देख रहे होंगे, और जो प्लानिंग थोड़ी सी बदलनी है उसको उस हिसाब से आप ऑल्टर करके अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका प्रबलीन, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुई, और साथ ही आप हमसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका बेहद ही आसान है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपना पूरा सवाल भेजिए, अपना पूरा क्लैरिटी के साथ सवाल जरूर भेजिएगा, अपने नाम के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखिए सो दैट हम आपको कॉल कर पाएं। उसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.ssgroup.com, या फिर ट्विटर या फेसबुक भी है, 2 प्लेटफॉर्म जहां पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं।